initial stages of logistics, how the logistics was growing in India. Initially ये बहुत इन्वेस्टमेंट का कल्चर था नहीं। हिंदुस्तान में लोगों को लगता था कि हम सामान बेच नहीं पाएंगे। सप्लाई का चैलेंज एक बड़ा चैलेंज है। सप्लाई का क्या है, वो चैलेंज इसलिए क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है। आई हैड स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो था, आप मैक्सिमम पॉपुलेशन तक पहुंच नहीं रहे थे। एंड दैट इज हाउ CNBC केम इनटू TV शॉपिंग और होम शॉपिंग। And first home shopping channel of India was set up by the name of Home Shop 80. पाए पुराने फैशन और प्रोडक्ट से आजादी। Only on Home Shop 80. Supposed to innovate, you supposed to drive the process, and you have to execute it also. You have to learn, you have to think end to end, and then you have to define and design solutions. इंडिया में कुछ भी सक्सेस स्टोरी नहीं खड़ी हो पाई, उसके पीछे लॉजिस्टिक का इंटायर इकोसिस्टम वुड हैव बीन आल्सो वन रीजन। 108 ऐसी सिटीज हैं इंडिया में जो बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं। जब तक आप वो ल्यूक्रेटिव नहीं करोगे या आप फ्लेक्सी आवर्स नहीं करोगे, वो डिलीवरी नहीं होने वाली। और यहाँ से कहानी शुरू हुई गिग वर्किंग की। जब आपको रिक्वायरमेंट तब आदमी अवेलेबल हो। इनफैक्ट अभी एक लेटेस्ट सोशल मीडिया पे फ्लो कर रहा है, वन गिगर हैज अपलोडेड हिज स्टेटस दैट आई अर्नड 80,000 रुपीज। जैसे गिग इकोनॉमी ने सेफगार्ड किया है कंपनीज को, ई-कॉमर्स कंपनीज को, लॉजिस्टिक कंपनीज को। हाउ डू यू सी द GDP में क्या कंट्रीब्यूशन हमारा गिग इकोनॉमी का रहता है? नमस्कार दोस्तों, तो लॉजिस्टिक शक्ति के आज लेटेस्ट एपिसोड में हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। जैसा हमारा आप लोग को प्रॉमिस है, कमिटमेंट है कि हम आपको लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री और सप्लाई चेन फंक्शन से रिलेटेड टॉप प्रोफेशनल्स, टॉप लीडर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, बिजनेस लीडर्स के साथ में रूबरू कराते रहेंगे, उनसे आपको मिलवाते रहेंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके प्रोफेशनल लर्निंग्स के बारे में और प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे, जिससे हम और आप दोबारा से इस चीज़ों को सीख पाएँ, समझ पाएँ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझ पाएँ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में हम समझ पाएँ और क्या चैलेंजेस हैं इस बिज़नेस से रिलेटेड या इस फंक्शन से रिलेटेड, उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसे ही आज एक लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की और सप्लाई चेन फंक्शन की बहुत बड़ी हस्ती को हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिनका 3 डिकेड का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होने वाली है आज कि आपको पूरा लास्ट माइल डिलीवरी एंड सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री एज सच आप बोल सकते हो, पर्टिकुलरली कुरियर और एक्सप्रेस का पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कैसे इवॉल्व हुआ, कितने इनोवेशंस हुए ट्रेडिशनल कुरियरिंग और लॉजिस्टिक्स में, देन कैसे ई-कॉमर्स आया और आज लेटेस्ट जो हमारा बड़ा सब्जेक्ट है डिस्कशन का वो रहेगा गिग वर्कफोर्स और गिग इकोनॉमी। तो कैसे ये पूरा ट्रांजिशन हुआ है ऑल द वे कुरियर से लास्ट माइल डिलीवरी, लास्ट माइल एक्सप्रेस, ई-कॉमर्स सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी सेंट्रिक प्लेटफॉर्म्स, एंड देन लेटेस्ट गिग इकोनॉमी विच इंक्लूड फूड डिलीवरीज, विच इंक्लूड urban club kind of solutions, which include many more solutions and the technology, different apps and the platforms. इनसे रिलेटेड हमारे challenges क्या हैं, इनसे रिलेटेड solutions क्या हैं और इनका फ्यूचर में क्या रोल है और आज की डेट में क्या रोल है हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लेके और हिंदुस्तान की GDP में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इस लेवल तक हम डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले I would like to introduce Mr. हेमंत बिश्नोई with you, जिनका मैंने जैसे पहले बोला 30 years plus का एक्सपीरियंस है। लार्ज ब्रांड्स लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, CNBC ग्रुप एंड ऑल द वे ही स्टार्टेड लॉन्ग बैक। अगर आप लोग जानते होंगे इंडिया में कंपनी थी LB कोरियर के नाम से, जिनका UPS जो एक ग्लोबली लार्जेस्ट प्लेयर है उनके साथ में इंडिया में टाई अप था। वहाँ से उन्होंने अपना करियर शुरू किया और फिर वो ई-कॉमर्स और जो टीवी सेंट्रिक शॉपिंग था, टीवी शॉपिंग का बहुत बड़ा सप्लाई चेन उन्होंने बिल्ड करा। देन वो CNBC एंड देन फॉलोड बाय ई-कॉमर्स सेंट्रिक जो डिलीवरी कंपनी है, टॉप 3 में आते हैं, वहाँ उन्होंने काम करा और अभी अपना लेटेस्ट ही इज़ अ CEO ऑफ iSource, जो एक अपने आप में प्रोडक्ट सेंट्रिक इंडिया की एक बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो हेल्प मी वेलकम
to Hemant sir. Thank you, Hemant sir. so much. Thank you Thanks for coming for- here. And I'm humbled with the introduction. Thank Thank you so you. much and namaste to all. तो थोड़ा आपकी पर्सनल जर्नी से सर शुरू करते हैं. तो पर्सनल जर्नी जैसे आपने कहा और कवर ऑलरेडी आपने डिस्कस किया कि मैंने शुरू किया था एक लॉजिस्टिक कंपनी से जिसका यूपीएस के साथ टाई अप था एंड मेरा प्राइम रोल उसमें सेल्स एंड ऑपरेशन दोनों था. जी. तो एक जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ लॉजिस्टिक्स, हाउ द लॉजिस्टिक्स वाज ग्रोइंग इन इंडिया, वो जो स्टेज था वो मैंने देखा ये क्या हो रहा है, कैसे इवॉल्व हो रहा है पूरा लॉजिस्टिक सिनेरियो. इनिशियली B2B ही मेजर लॉजिस्टिक हुआ करता था, B2C कुछ होता नहीं था. मेजॉरिटी B2B. हाँ, बिजनेस से बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो रहा है, लार्जली ट्रांसपोर्टेशन का है. हाँ, B2C ट्रांजैक्शंस कुछ होते नहीं थे. B2C ट्रांजैक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट कोई किसी ने लेटर भेजना है किसी को इंडिविजुअल को, तो वो ट्रांजैक्शंस जरूर आते थे, बट एज सच कोई पार्सल्स और हैवी मूवमेंट में B2C पे कुछ था नहीं. देन जैसे जैसे इंटरनेट का पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ना शुरू हुआ एंड फ्रॉम 1999 और से 2000 जब कंपनीज स्टार्टअप्स आने शुरू हुए इंडिया में, एंड इनिशियल स्टार्टअप्स वर ऑल टुवर्ड्स म्यूजिक एंड बुक्स, बिकॉज हिंदुस्तान में लोगों को लगता था कि हम सामान बेच नहीं पाएंगे और कौन खरीदेगा टीवी पे और क्यों खरीदेगा. और एक मिथ था कि बिना लुक एंड फील के हिंदुस्तानी जो टच एंड फील चाहिए. टच एंड फील चाहिए, बिना उसके हम खरीदेंगे नहीं. बुक्स और म्यूजिक एक ऐसी चीज थी जिसके टच एंड फील नहीं था. तो वो पेनिट्रेशन, उसका जो पेनिट्रेशन था उसने ई कॉमर्स को इस्टेब्लिश करने में काफी मदद की. तो इनफैक्ट ई कॉमर्स का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी बुक ही है. अमेजोन भी स्टार्ट हुआ बुक से. यस यस बिल्कुल. और इंडिया में भी उसका वो ही था. और इनिशियली कुछ एक दो कंपनीज आई जो अब शायद अब नहीं है वो स्टार्टअप. फर्स्ट एंड सेकंड .com वाज द फर्स्ट कंपनी हु वांटेड टू कम एंड सेल बुक्स इन इंडिया. मस्ट बी 2000. इट वाज इन 2000. और वो फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब था वो फर्स्ट हैंड बुक्स भी बेच रहे थे और सेकंड हैंड बुक्स भी बेच रहे थे. और वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाए थे कि मुझे रिवर्स भी करना है. तो मतलब अगर आपको कोई आपके पास पुराना बुक्स रखी हुई हैं एंड यू वांट टू सेल इट टू देम, वो रिवर्स ला करके अपने यहाँ वेयर हाउस में रखेंगे. एंड वो उन्होंने दो कैटेगरी क्रिएट की थी, न्यू बुक्स की एंड सेकेंड हैंड बुक्स की. तो वो चला नहीं वो स्टार्टअप. कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, बट हाँ एक वाटर तो टेस्ट हो गया कि लोग खरीदने को तैयार हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. .com बबल जो था यूएस में, उस पीरियड में इंडिया में भी बहुत सारी कंपनी बहुत सारी कंपनी थी बिल्डअप हुई थी. हाँ जी, बहुत सारी कंपनी थी. और उसी समय जो मीडिया हाउसेस थे उन्होंने, और इनिशियली ये बहुत इन्वेस्टमेंट का कल्चर था नहीं. तो जिनके पास, जिन हाउसेस के पास पैसा, बिजनेस हाउसेस के पास पैसा था यहाँ वेंचर करने के लिए, उन्होंने ही इसमें वेंचर किया. तो उसमें सबसे पहला जो विजन था वो टाइम्स ऑफ इंडिया, बेनेट कोलमैन का था, एंड वेरी विजनरी मिस्टर विनीत जैन. एंड ही सेड कि लेट अस डू समथिंग इन ई-कॉमर्स. And that is how Times Internet Limited was formed. And which year, if you can recall? It was in 2000. So .com bubble in the development in USA, and parallelly the business houses who were having the funds, VC kind of a culture नहीं था, तो 2000 में इंडिया में भी स्टार्ट हुआ. And you mentioned about the Times of India. Times of India, and that is how I got the opportunity to come and join them as a supply chain, because I had spent most of my time in logistic industry, and मैंने कुछ काम किया था फर्स्ट एंड सेकंड और इस तरह के स्टार्टअप्स के साथ, उनका फॉरवर्ड एंड रिवर्स सप्लाई चेन B2C इस्टेब्लिश करने में. तो देयर वाज नो रिटन बेंचमार्क्स कि आपको करना कैसे इस काम को. तो somehow I could crack the requirement, and that is how I joined. Supposed to innovate, you supposed to process, drive the process, and you have to execute it also. You have to learn. You have to think end to end, and then you have to define and design solutions. और ई-कॉमर्स के जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म थे वो भी बड़े लिमिटेड थे. IBM जैसे कुछ कंपनीज थी जो कि इंडिया में जिन्होंने स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजीज दी, और बड़ी हार्ड वायर. इंटरनेट अपने आप में बहुत नई चीज थी 2000 में, कि इंटरनेट हो गया वो अपने आप में. बस कोई .com लगा लिया तो वो वेबसाइट बनाना इटसेल्फ पे अपने आप में इंटरनेट है और कुछ नहीं है. बिल्कुल. और उस समय पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन बहुत ही ह्यूज टास्क हुआ करता था. बहुत सारे गेटवे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे. प्लस तो इन्होंने सोचा कि बेनेट ने सोचा, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोचा कि मेरा, उनके पास ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश ब्रांड था बुक्स एंड म्यूजिक का, विच वाज कॉल्ड प्लैनेट एम. तो उन्होंने सोचा कि प्लैनेट एम को ऑनलाइन कन्वर्ट करते. तो एक CD उनका शायद स्टोर भी होते थे. हाँ, उनके स्टोर थे, ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर थे, जो बाद में वीडियोकॉन ने खरीद लिए. मतलब दे सोल्ड इट टू मिस्टर धूत, बट इनिशियली इट वाज फॉर्म्ड बाय मिस्टर जैन, बेनेट कोलमैन.
लॉट ऑफ इनोवेशन सेंट्रिक कंपनी है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बहुत नई चीज़ों में कंटिन्यूस। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। तो एक तो वो था, उनको ऑनलाइन लाना था। दूसरा उनके दिमाग में था कि एक मार्केट प्लेस क्रिएट किया जाए जहाँ पे और भी सामान बिके। तो उन्होंने इंडिया टाइम शॉपिंग इस्टेब्लिश किया। फिर वो उनका था कि उस समय एक ऑक्शन का बड़ा ट्रेंड था इंटरनेशनली, ऑनलाइन ऑक्शंस का। तो इंडिया टाइम्स ऑक्शन भी सेटअप किया गया। इनफैक्ट इंडिया टाइम्स वाज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने ये जो आज एपेक्स फेयर आप देखते हैं, ये पहली कंपनी थी जो एयरलाइंस को ऑनलाइन लेके आए। और वो पहली एयरलाइंस थी सहारा जो ऑनलाइन आई। और एक 7,000 इनिशियली जो 12,000, 13,000, 14,000 का जो टिकट होता था दिल्ली बॉम्बे, 2,000, 3,000 में अनसोल्ड इन्वेंट्री अवेलेबल होने लगी। ऑक्शन करना, वो वहाँ से वो ऑक्शन इंजन पे, इंडिया टाइम्स ऑक्शन के इंजन पे ही वो शुरू हुआ था। उसका भी हमने लॉजिस्टिक हम ही ने सेटअप किया था, क्योंकि उस समय कोई QR कोड टेक्नोलॉजी नहीं थी, पेपर टिकट भेजने होते थे। तो पहली बार अलाउ हुआ एयरलाइन से कि आप प्रिंट आउट का टिकट लेके जा सकते हैं। दैट वाज दी, इट वाज आई थिंक इन अर्ली 2002 जब ये शुरू हुआ। तो ये इस्टेब्लिश हुआ यहाँ पे ई कॉमर्स। और साथ साथ देखा तो और भी कंपनीज आनी शुरू हो गई थी। फैब मॉल एक आया जो अब एग्जिस्ट नहीं करता। रेडिफ ने अपनी शॉपिंग शुरू करी, रेडिफ शॉपिंग के नाम से। हाँ, वो भी बैगेट टुडे जो बैगेट टुडे तो थोड़ा बाद में आया, आई थिंक 2006 के बाद आया। बट ये सब इनिशियली कुछ 3-4 कंपनीज थी जो, और अमेजोन ने इंडिया में अभी तक शॉप सेटअप नहीं करी थी। मतलब देवर प्लानिंग कि मुझे इंडिया मार्केट में जाना है, लेकिन वो अपनी शॉप इस पर्टिकुलर पीरियड में 2000 से लेके मे बी टिल 2010, इस डिकेड में एक तो .com बबल बस्ट हुआ 2005 में इम्पैक्ट रहा होगा। हाँ 4-5 में और इंडिया में कुछ भी सक्सेस स्टोरी नहीं खड़ी हो पाई, उसके पीछे लॉजिस्टिक का फ्रेगमेंटेड approach or non-availability of this entire ecosystem would have been also one reason. हाँ, बिकॉज अगर आप देखें तो ट्रेडिशनली लॉजिस्टिक कंपनीज जो हैं वो करीब 10-12% पर एनम से ग्रो कर रही थी। एंड दैट इज हाउ द इंडस्ट्री वाज आल्सो ग्रोइंग। तो ये सडन इन्फ्लक्स ऑफ जो ऑर्डर्स आया थ्रू B2C सेगमेंट, जिसमें छोटे पार्सल्स आने शुरू हो गए, और यू नीड मोर, मतलब यू आर रिक्वायर्ड मोर B2C ट्रांजैक्शन बढ़ते गए, जहां पे आपको फीट एंड स्ट्रीट बढ़ाने पड़े अपने एट द लास्ट माइल डिलीवरी में आपको डेंसिटी चाहिए वो करने के लिए। तो ये जो इन्फ्लक्स आया, इससे एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, लेकिन तब तक भी हम एक कन्वेंशनल स्टाइल में थे कि जो लॉजिस्टिक कंपनीज थी वो परमानेंट एम्प्लॉयज अपने बढ़ा रही थी। तो जो उनके लास्ट पॉइंट पे जितनी भी ब्रांचेस थी, टोटल मैक्सिमम डिलीवरी होती थी 1700 सिटीज़ पे इंडिया में। दैट वाज द मैक्सिमम। ये मैं आपको बोल रहा हूँ 2006 तक 1700-1800 सिटीज़ जो थी वो मैक्सिमम कवरेज थी इंडिया का। तो ये जो C और D इवन कवरिंग द हाल डिस्ट्रिक्ट 666 ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, एब्सोल्यूट फिगर कुड बी हियर एंड देयर, बट ये कवर कर लेना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट था। लोग अपने आप में बड़ा अचीवमेंट था। वहाँ पे लोग अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ाने लगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा वहाँ पे लोगों का, लेकिन वेरिएशन बहुत ज़्यादा था। मतलब उनके पास काम होता था, कमी नहीं होता था, लेकिन कंपनी की फिक्स कॉस्ट तो थी इंक्रीज होनी चली गई। तो जिस हिसाब से उनका वॉल्यूम बढ़ा, उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी। टॉप लाइन बढ़ गई उनकी, बट बॉटम लाइन में जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे थे, बिकॉज आप उसी हिसाब से आप अपना एम्प्लॉयज भी बढ़ाते जा रहे थे। फीट ऑन स्ट्रीट आपको कंटिन्यूसली इंक्रीज करना पड़ रहा था, और फिक्स कॉस्ट थी तो एफिशिएंसी उतनी नहीं थी। हाँ, और इनिशियली क्या था कि बहुत डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन नहीं थे, सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन थे। उस समय ना तो कोई GST का रिजीम था, और ना ही आपका वैट भी नहीं आया था। बहुत सारे फॉर्म्स थे, अलग अलग स्टेट का। यूपी और वेस्ट बंगाल में एंट्री करना एक नाइटमेयर था। महाराष्ट्र में एंटर करना का मतलब 5% एक्स्ट्रा चार्जेस थे। ऑक्ट्राई के इश्यूज थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो एज यू राइटली आइडेंटिफाइड कि वो फ्रेगमेंटेड था लॉजिस्टिक सेटअप जो था, और वो मतलब लोगों को लगता था कि यार हो सकता है इंडिया में ये सक्सेस ही ना हो ई कॉमर्स, with so many paperwork involved of the geographical complexities, regulatory complexities. In fact, एक supply chain head को या logistic head को या ऑपरेशन मैनेजर को ये पता है कि अगर एक कौन से स्टेट में कौन सा फॉर्म लग रहा है, वही उसका एक बड़ा अचीवमेंट है और बड़ा चैलेंज था लोगों को वो कप अप करना। और कब जाके चेंज हो जा रहा है, वो ऑनलाइन चीज़ें सारी अवेलेबल नहीं है, एक बार न्यूज़पेपर में गैजेट आ गया, काम खत्म हो गया। बिल्कुल। तो ये तो इनिशियली इश्यूज थे। और दूसरा था कि जो टिकट साइज था, जो परचेजेस होती थी, वो भी बहुत कम था। मुझे 250, 300, 400 रुपीज़ मैक्सिमम
टिकट साइज हुआ करता था एक ऑर्डर का। मतलब पीपल, जनता भी बहुत कॉन्फिडेंट थी नहीं कि हम जो पैसा दे रहे हैं। टच एंड फील का जो आपने बात किया वो तो उसमें एक सीओडी ने बड़ा, कैश ऑन डिलीवरी ने बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी की जो इंडस्ट्री थी वो भी बहुत ही नेसेंट स्टेज में थी। मतलब वो B2B के लिए बनाई गई थी और सडनली उसको B2C में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो जहाँ पे उनका जो टिकट साइज कलेक्शन का था वो सम थाउजेंड्स में होता था, वो फ्यू हंड्रेड्स में होने लगा, और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी बढ़े और नंबर ऑफ डोर्स भी बढ़ गए जहाँ आपसे कलेक्ट करके लेके आना। तो रिकन्सिलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ और धीरे धीरे ओवरकम किया। बैंकिंग भी उतना पैसा डिले होना शुरू हुआ, इसमें पीपल लॉस्ट मनी ऑल्सो एट बोथ दी एंड्स, टुवर्ड्स द लॉजिस्टिक एंड्स एज वेल एज टुवर्ड्स द ई कॉमर्स कंपनीज ऑल्सो। तो ये एक तो ये एरा है 2000 से 2010 2005-6 तक ये प्रॉब्लम चली है। मतलब हो सकता है 7 तक भी चली हो। नहीं, सीओडी के चैलेंज तो 2010-11 में भी काफी रहे, बट सोल्यूशन भी आना शुरू हो गए। सोल्यूशन साथ के साथ आने, बिकॉज टेक्नोलॉजी ने साथ में ग्रो करना शुरू कर दिया था। तो बैंकिंग में भी इम्प्रूवमेंट आया था, नेट बैंकिंग काफ़ी This was a transition phase, and maybe in 2011 when the Amazon and this Flipkart came in. तो नहीं, अमेजोन फ्लिपकार्ट तो पहले ही आ गए थे 2006 में। तो साथ में क्या हुआ, टीवी भी एक बूम आया। तो हुआ क्या कि जब इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो था, पेनिट्रेशन हो नहीं रहा था, आप मैक्सिमम पॉपुलेशन तक पहुंच नहीं रहे थे, तो यूरोप और यूएस के जो कॉन्सेप्ट थे जिसको हम कहते हैं होम शॉपिंग, होम शॉपिंग इज़ नथिंग बट टीवी शॉपिंग बेसिकली। तो होम शॉपिंग के कुछ जाइंट्स जो कि यूएस में और जापान में बहुत सक्सेसफुल जाइंट्स थे, दे वांटेड टू कम एंड टेस्ट वाटर्स इन इंडिया। सो CNBC वाज रेडी टू डू दैट बिकॉज वो एक मीडिया हाउस था, एस्टैब्लिश मीडिया हाउस था, और मिस्टर बहल वाज वेरी कीन कि हमको एक शॉपिंग सेटअप करना चाहिए टीवी, एंड दैट इज़ हाउ CNBC केम इनटू टीवी शॉपिंग और होम शॉपिंग, एंड फर्स्ट होम शॉपिंग चैनल ऑफ इंडिया वाज सेट अप बाय द नेम ऑफ होम शॉप 18। तो उसके हम And during this, I think CJ Korea was very हाँ, तो इसमें CJ कोरिया एंड GS कोरिया दो कंपनी थी जो सीख कर रही थी कि मैं किसी तरह इस मार्केट में एंटर करूं, और जापानीज मित्सुई, ये 3 कंपनी थी जो चाह रही थी कि हम एंटर करें, और अल्टीमेटली तीनों ने एंटर भी किया। तो GS कोरिया ने होम शॉप 18 से टाई अप किया, एंड CJ ने स्टार टीवी के साथ टाई अप किया, और मित्सुई ने नाप्तोल के साथ टाई अप किया। ये टाई अप हुआ 2013 या 12-13 में। लेकिन हुआ क्या कि 14 में 4G और 5G टेक्नोलॉजी इतना तेज़ी से आई कि, और स्ट्रीमिंग वॉज एन इशू, वीडियो स्ट्रीमिंग में बहुत बड़ा इशू था इंटरनेट पे पहले, वो सॉल्व हुआ बाय इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, स्ट्रीमिंग आसान हुई, और सडनली देखा कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, उनकी साइट्स पे वीडियोस अवेलेबल होने शुरू हो गए प्रोडक्ट के। बेसिकली टीवी शॉपिंग चलता था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ, देयर स्ट्रेंथ इन डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोडक्ट। तो स्पेशली किचन प्रोडक्ट्स आपने देखा, होम एंड किचन में काफ़ी कैटेगरी में वो सामान बेचते थे, तो पूरा किचन का सेटअप लगा देते थे। largely the buying audience was the housewives. यस, एंड मोर ओवर वो सेंट्रिक था, स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेंट्रिक था, मतलब पूरी कैटेगरी को केटर नहीं करते थे। एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आ जाए, जैसे कोई एक पैन लेके आए जो कि नॉन स्टिक है, उसमें कुछ नया है, तो वो उसी फीचर को हाईलाइट करके करके इसके पीछे भी कुछ लॉजिस्टिक का भी एक वो रहता होगा कि बेसिकली एक बार इन्वेंट्री लिया और पूरा इसको डिस्पोज कर दिया। हाँ, तो वो जनरली इन्वेंट्री आती थी एक बार में, 1 कंटेनर 2 कंटेनर इन्वेंट्री आती थी, और बाद में एल्गोरिदम बन गए थे कि आप एक शो से ये प्रोडक्ट कितना बेच सकते हो। धीरे धीरे वो मशीन लर्निंग आनी शुरू हो गई थी, हालांकि वो ML का कॉन्सेप्ट नहीं बना था तब तक, लेकिन वो लर्निंग बैठनी शुरू हो गई थी, डेटा इनसाइट्स में दिखना शुरू हो गया था कि कौन सा प्रोडक्ट हमें बेचना है, कौन सा नहीं बेचना है, और वो रेवेन्यू पर मिनट पे टीवी कंपनीज चलती थी, बिकॉज एयर टाइम इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो ये जितनी कंपनीज थी, नाप्तोल टीवी था, होम शॉप 18 टीवी था, स्टार CJ टीवी था, ये सब रेवेन्यू पर मिनट पे इनका बेंचमार्किंग होती। तो उनका जो डेटा इनसाइट थी वो बताता था कौन सा प्रोडक्ट उनको रेवेन्यू पर मिनट बेटर दे सकता, और वही वो लोग लेते थे। तो ये बट लेकिन जब आपका स्ट्रीमिंग आसान हो गया और ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में लोग प्रोडक्ट अपने कमरे में ही देखने लगे और उसका वीडियो भी स्ट्रीम करने लगे, तो टीवी इंडस्ट्री इज गॉन फॉर। लेकिन एक फ़ायदा हुआ टीवी इंडस्ट्री के आने से, वो ये हुआ
कि इंटरनेट की रीच जो है ना 20 सिटीज़ से ऊपर नहीं थी, लेकिन टीवी तो हर जगह पहुंचता है, जिसके घर में टीवी है उसके यहाँ चैनल आ रहा है। तो जब ये हुआ तो ऑर्डर जब आने शुरू हुए ऐसी सिटीज़ के, तो इनिशियली तो हमने मना करना शुरू किया। होम शॉप 18 में अपना बता सकता हूँ कि हमने बोला ये ऑर्डर हम सर्विस नहीं कर सकते, हम ODA डिक्लेयर करना शुरू कर दिया Because the delivery service was not available those यस। locations. एंड सडनली डेटा इनसाइट ने बोला कि आपका जो ODA है उसका साइज़, आप जो ऑर्डर फुलफिल कर रहे हो उससे ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। मतलब आपके कैंसिलेशन बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉन सर्विसेबिलिटी, और वो जो कैंसिलेशन है दैट इज़ मोर देन व्हाट यू हैव बुक्ड रेवेन्यू। तो हमने फिर इंटरैक्ट करना शुरू किया कुरियर कंपनी से। तब तक ये न्यू एज कुरियर कंपनी आ चुकी थी, डिलीवरी एंड ई-कॉम एक्सप्रेस, जो कि एन एक्सप्रेस 20, जो कि बेसिकली केटर कर रही थी स्पेसिफिकली टू ई-कॉमर्स। जब हमने उनको बोला तो दे केम अप विद द आइडिया कि अच्छा हम करके देखते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे सबसे पहले वो यूपी के लिए आए। वी विल नॉट से नो टू एनी पैकेट यू ब्रिंग इन एनी, बट उन्होंने क्लासिफिकेशन दे दिया कि देखो ये एरियाज पे तो मैं आपको डिलीवरी कमिटमेंट दे रहा हूँ एक्स नंबर ऑफ डेज का, बियॉन्ड दिस आपको मुझे लीवे देना पड़ेगा कि मैं 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा लूँगा, क्योंकि मैं खुद भी वाटर टेस्ट कर रहा हूँ। तो आप मेरा फ्रेट ऐसा ना हो कि मेरा डिडक्शंस होने शुरू हो जाए सर्विस फेलियर, तो यू विल नॉट कंसिडर इट एज अ सर्विस फेलियर, बट आई विल डिलीवर। तो दैट इज हाउ दे स्टार्टेड एक्सपेक्ट। Their positioning was basically to address the COD. That was the first thing. I can also recall my those days, right? And the second was, expanding those areas which is normally traditional courier or traditional express companies Did not reach. did not reach, or showing as a ODA or charging exorbitantly high price for those locations. बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। शिलोंग एक ऑल्दो ब्यूटीफुल सिटी, शिलोंग में एक भी डिलीवरी ब्रांच नहीं थी। गुवाहाटी से आदमी जाता था डिलीवरी करके आता था तो 10 पैकेट नहीं होते थे उसके बाद डिलीवरी। एक ज़माना ऐसा हो गया कि रोज के 15,000 20,000 पैकेट सिर्फ शिलोंग के आने लगे। नॉर्थ ईस्ट श्रीनगर हाई डिमांड एरिया था। सब लोगों ने जा जाके फिर वहाँ ऑफिस खोले, एंड दैट इज़ हाउ वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा अल्टीमेटली। बट पेनिट्रेशन टीवी ने शुरू करवाया, और जब टीवी ने शुरू कराया और टीवी के लिए वो सर्विस करने लगे तो उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनी के लिए भी घर बैठे सामान मंगाना, मतलब दिस वाज टीवी व्हिच इज बिकम टुडेज ई-कॉमर्स। हाँ, और वो सिंक जो आपका 5G पेनिट्रेशन था, 4G पेनिट्रेशन था, वो सिंक हो गया इससे। तो 4G 5G की वजह से पेनिट्रेशन आपका इंटरनेट में बढ़ गया, टीवी धीरे से डिक्लाइन हो गया। तो डिक्लाइंड ही अभी तो हमने होम शॉपिंग की बात करी, और पैरेलली हमने डिस्कशन करा कि ई-कॉमर्स सेंट्रिक लास्ट माइल डिलीवरी कंपनी कैसे बिल्डअप हुई और कहाँ से उनका इन्फ्लक्स स्टार्ट हुआ। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड कि 2010-11 ऑनवर्ड्स कैसे डेवलपमेंट लास्ट 10-11 में ये हुआ कि ऑनवर्ड्स एक डिकेड में। हाँ, दो ई-कॉमर्स कंपनीज थी, उन्होंने बोला कि उस समय तक अमेज़ॉन आ गया था और लोगों ने यूएस और यूरोप की तरफ देखना शुरू कर दिया था कि अमेज़ॉन का जो डिलीवरी पर्सन है वो अमेज़ॉन की ब्रांडेड यूनिफॉर्म में जाके डिलीवर कर रहा है एंड सो ऑन। ऑल्दो उनका आउटसोर्स भी था यूपीएस फेडेक्स को, बट ये भी करते थे। तो वो डिमांड आनी शुरू हुई फ्रॉम दी, और इन्वेस्टर्स आए बाहर से, उन्होंने बोला कि आप अपना सेटअप करो, अपना डिलीवरी कैप्टिव यूनिट बनाओ। यहाँ से कहानी शुरू हुई। तो कैप्टिव यूनिट के लिए हम तैयार नहीं थे, क्योंकि हम तो लॉजिस्टिक कंपनी थे नहीं, वी वर बेसिकली इंटरनेट सेल्स कंपनी, या आप कह सकते हो टीवी सेल्स कंपनी। तो हमने बोला कि यार इतना इन्वेस्टमेंट करने की बजाय क्यों ना एक लॉजिस्टिक कंपनी को अप्रोच करें और उससे बोलें कि मैं आपको एक फिक्स्ड एस्टिमेट दे रहा हूँ, फोरकास्टिंग दे रहा हूँ, आप मेरे लिए अपने नेटवर्क में बंदे रख लो लास्ट माइल के लिए, लेकिन वो मेरा ब्रांड कैरी करेंगे और वो कोई और काम नहीं करेंगे। तो हमने अंडरराइट करना शुरू कर दिए कॉस्ट। तो इनिशियली तो एवरीथिंग वाज वेरी गुड, बिकॉज हम व्हाटएवर वी वांटेड टू अचीव वो हमने लर्निंग कर्व को एकदम शॉर्ट कर दिया बाय आउटसोर्सिंग इट टू अ कुरियर कंपनी। और बहुत सारी कंपनीज इसमें आ गई और अपने ऑफरिंग्स में ले आई कि जिसको उन्होंने FOS का नाम दिया, फीट ऑन स्ट्रीट का नाम दिया, ब्रांडेड फीट ऑन स्ट्रीट का नाम दिया, कि हम ब्रांडेड FOS का भी एक प्रोडक्ट आपके पास लेके आए, आपको चाहिए तो ले। एंड एवरीबडी स्टार्टेड ऑफरिंग दैट। फिर देखा कि इसके अंदर फिक्स कॉस्ट आपकी बढ़ती जा रही है, तो गुड फैक्टर तो आ गया कंज्यूमर में, लेकिन कॉस्ट भी, जब कॉस्ट का प्रेशर आया तो देखा कि अब क्या करें, तो आया कि आप इसको कॉस्ट को कम करो। तो वो जो ऑफरिंग थी वो कम हो नहीं सकती थी, बिकॉज वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए डिलीवर कर रहा था। तो एक ब्रांच में हो सकता है 17 आदमी हैं और 4 लोग अलग अलग कंपनीज के लिए डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें से एक पर्टिकुलर कंपनी का आज लोड नहीं है तो वो किसी और के लिए यूज़ कर नहीं सकते थे उसको। ये एग्रीमेंट था
फिक्स था उनका। ये एग्रीमेंट था एंड बहुत ही ट्रुथफुली एग्रीमेंट को लोगों ने अडेयर भी किया लॉजिस्टिक कंपनीज ने। तो आपकी फिक्स कॉस्ट खड़ी हुई है, अगर आप नहीं भी डिलीवर कर रहे हैं तो वो जब प्रेशर आया तो हुआ कि चलो इसको किस तरह से वेरिएबलाइज किया जाए। यहाँ से वेरिएबिलिटी का सोच शुरू हुई टू इन ई कॉमर्स कंपनीज माइंड, और दैट इज़ हाउ अमेजोन ने सबसे पहले बोला कि फ्लेक्स को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, जो कि उनका वर्ल्ड वाइड एक स्टैब्लिश कॉन्सेप्ट था। सिमिलरली जो कोरियर कंपनीज थी उनके साथ क्या हुआ कि जब ये इन्फ्लक्स ऑफ लोड आया तो पहले वो 100 के लिए तैयार होते थे और 100 के हिसाब से स्टाफिंग करते थे, और वो ये था कि अब 100 का जगह 120 आ जाएगा तो भी हम हैंडल कर लेंगे। अब 100 मींस मतलब एक नंबर दे रहा हूँ मैं आपको नंबर दे रहे कि 100 शिपमेंट आएंगी तो 100 के 100% की स्टाफिंग हैं। ऑपरेशन है उसको 10% 20% बढ़ा सकता हूँ। 100, हाँ तो स्ट्रेच कर लूँगा मैं। हम लोगों ने स्ट्रेच वर्ड यूज़ करा उसमें कि स्ट्रेच कर लेंगे। कितना स्ट्रेच होगा दी 20% स्ट्रेच कर लेंगे, 30% स्ट्रेच कर लेंगे। तो जब हम अमेजोन फ्लिपकार्ट और इनके पास जाते थे एज कोरियर कंपनी इन माई लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उससे पूछते थे कि आप क्या फोरकास्टिंग है, तो वो अगर मेरे को फोरकास्टिंग 1000 की देता तो हम सोचते 1300 हम कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ एक मेजर चेंज होना शुरू हुआ कि ड्यूरिंग द शॉपिंग फेस्टिवल एंड ड्यूरिंग एनी प्रमोशन ये 2x 3x 4x में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। माने आपने प्लान किया 100 का, वो 300 लैंड कर गया, 400 लैंड कर गया। अब इमेजिन करिए एक छोटी सी जगह, फॉर एग्जांपल हाथरस जैसी जगह में या भागलपुर जैसी जगह में अगर 100 शिपमेंट आपने प्लान की हैं और उसी हिसाब से आपने स्टाफिंग रखी और 400 लैंड हो जाएगी तो आपको तो डिलीवर, और वो लैंड होती जा रही है तो आप पाइल अप करते चले जा रहे हो, तो सर्विस लेवल तो आपका गया, हिल गया। कस्टमर एक्सपेक्टेशन आपकी ख़राब हो गई। तो कंपनियां परेशान हुई कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा आप और हायर करो। तो कोरियर कंपनी ने एक्स्ट्रा हायर करना शुरू कर दिया। तो जब एक्स्ट्रा हायर किया तो पता लगा शॉर्ट लैंडिंग हो गई, या आपने 400 के लिए हायर कर रखा है 100 ही हुए। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि ई कॉमर्स कंपनीज को तो किसी हद तक सर्विस लेवल उनके मीट हो रहे थे, लेकिन जो लॉजिस्टिक कंपनीज थी उनकी बॉटम लाइन बुरी तरीके से डेंट हो रही थी। तो होता क्या था, फिर ये होने लगा कि मैन पावर कंपनीज बीच में आई, और इफ़ आई में मिलियन माइंड्स इज़ वन ऑफ द लीडिंग राइट। सो हम जाने लगे मिलियन माइंड्स के पास कि भाई आप कुछ करिए। तो हम सपोज हमारे को 100 की प्लानिंग थी, अब हमें 300 चाहिए लोग। तो हमने देखा कि 200 उन्होंने हमें एडहॉक दे दिया। ठीक है एडहॉक का एक मैनेजमेंट का एक थोड़ा सा टर्मर आया, बट एडहॉक आ जाता था हमारे पास। तो हमने बोला जब हम 2 टाइम्स एडहॉक मैनेज कर सकते हैं तो ये 100 को भी हम फिक्स पे क्यों रखे बैठे, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट तो आपकी अल्टीमेटली डेंट कर रही है आपके बॉटम लाइन को। और यहाँ से कहानी शुरू हुई गिग वर्किंग की, कि इसको गिगिफाई कर दो पूरे को, कि आप जब अवेलेबल, जब आपको रिक्वायरमेंट तब आदमी अवेलेबल हो। और इसी बीच में ये जो फूड टेक कंपनीज जितनी थी वो आनी शुरू हुई और सक्सेसफुल भी हो गई। Basically, necessity is the mother of मदर ऑफ invention. इनोवेशन यही हुआ है। So efficiency was a problem, cost was a problem, keeping the business as a viable through continuous cash flow and the profitability was the biggest issue. और जब फिक्स कॉस्ट दे रहे हो कस्टमर एक्सपीरियंस के नाम में, और फिर ऑब्वियसली थोड़ी लिथार्जी आ जाती है कि भाई मेरे को तनख्वाह फिक्स मिल रही है, और ज़्यादा करूँगा तो मेरे को इंसेंटिव मिलेगा, कम करूँगा तो भी मेरे को फिक्स सैलरी तो मिलेगा। दैट हैज़ इवॉल्व द। और दूसरा क्या था कि वर्कर्स ने एक बेंचमार्किंग कर ली थी कि मेरी सैलरी एक्स है, मैं 20 ही डिलीवर करूंगा एक्स में, क्योंकि यही मेरा रूटीन था, बिजनेस एज यूजुअल 20 ही था। इसका मतलब स्पाइक जब आएगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन थी मेरी कॉस्ट बढ़ाओ। अच्छा, इस बीच में जो मिथ था कि भाई इसको आप गिगिफाई कर ही नहीं सकते, वो मिथ तोड़ दिया जोमेटो, स्विगी, अर्बन कंपनी, इन सब ने। उन्होंने देखा एवरीथिंग इज गिगिफाइड। नहीं, इनफैक्ट जो सर्टन डिमांड फ्लक्चुएशन हो रहे थे, तो अगर आप याद करोगे इसके बीच में हमने पॉइंट मिस करा है, जो बिल की डिलीवरी बहुत सारी कंपनी थी, जो टेलीकॉम रिवोल्यूशन आया दिस पीरियड में, उस टाइम में लास्ट डिलीवरीज हो रही थी जो हार्ड कॉपी बिल्स, उस टाइम में भी पर पैकेट के ऊपर में काफी जो नंबर ऑफ शिपमेंट बढ़ गए तो पर पैकेट के लोग पर पैकेट में आ गया, डिलीवरी कर पर पैकेट में कर गया था। बीच में गिग तो था, और गिग तो बहुत सारे और फॉर्म में, हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, राइट। वो जो गिग था ना, वो एक्चुअली B2B गिग था। मतलब आपने एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब वो फर्दर जो डिलीवरी करा था वो
वो एम्प्लॉय जो थे प्लेयर्स थे, उसने 15-20 लड़के हायर कर ले, लेकिन और वो उनको फिक्स per सैलरी packet- पे, वो थे फिक्स सैलरी पे, हाँ या हो सकता है कहीं कहीं पर पैकेट पे थे। हाँ, दोनों था, लेकिन mix वो and match। स्टैब्लिश था कि इतना तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी। ये अनसर्टेनिटी जब चालू हुई ना कि आएगा कि नहीं आएगा हमें नहीं पता जी, ठीक है, और हमने 100 का प्लान किया, हो सकता है 1000 आ जाए, मुझे 1000 कराने हैं। जब ये अनसर्टेनिटी शुरू हुई तब लोगों ने सीरियसली गिग के बारे में सोचना शुरू किया और देखा कि इस्टेब्लिश हो गए हैं स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा भी उस समय आ गया था, और ये लोग डिलीवर कर रहे हैं, लोग इनको मिल रहे हैं डिलीवर होने के लिए, डिलीवर करने के लिए। तो ई कॉमर्स कंपनीज जो फोकस थी ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स के ऊपर, सप्लाई चेन के ऊपर, उन्होंने भी सोचा कि इसको करते हैं, और लोगों ने धीरे धीरे अपनी ऑनबोर्डिंग, एंड फ्लेक्स वो एस्टैब्लिश्ड एट बाय दैट टाइम, अमेजॉन फ्लेक्स, तो लोगों ने अपना ऑनबोर्डिंग ऐप बना लिया थोड़ा गिगिफाई करने के लिए, बट वो कोई फिक्स टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर पा रहा था इसमें। तो इसमें एक्सप्रेस बीज ने सबसे पहले एक स्टेप लिया और टेक्नोलॉजी लिया आइसोर्स से, जिसमें उनको हमने पूरा एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कर दिया, जिसमें ऑनबोर्डिंग तो था ही, मर्जिंग देयर डिलीवरी ऐप और इनटू दैट ऑनबोर्डिंग ऐप। दूसरा क्या था कि हमने फ्लेक्सिबल स्लॉट्स क्रिएट करने शुरू कर दिए। अब क्या था कि आपको सिर्फ 2 ही घंटे के लिए रिक्वायरमेंट है कहीं, क्योंकि एवरी कंपनी इज नाउ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सिस्टम, थ्रू विच वो फोरकास्टिंग उनकी इम्प्रूव हुई काफ़ी। तो अब सपोज उनको पता लगा कि हैदराबाद में एक पर्टिकुलर पॉकेट में आपको शाम को 4 से 7 के बीच में ही लोग चाहिए, तो हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी आईसोर्स ने उनको कि वो 4 से 7 का ही स्लॉट क्रिएट करे वहाँ पे और एक्सपोज करे अपने गिग वर्कर्स को जो उसके प्लेटफॉर्म में, और डिपेंडिंग ऑन कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है वो प्राइस को ऊपर नीचे, मतलब सर्च प्राइस का भी हमने कॉन्सेप्ट दिया उसमें। जैसे कि जो हमने ऊबर वगैरह आपने देखा होगा कि जब आपका डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है, राइट। बिकॉज ड्राइवर बोलता है कि मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, एंड सिमिलरली डिलीवरी ड्राइवर बोलता है कि मेरे को ज़्यादा, क्योंकि मैं 50 रुपीज़ मिलता है एक पैकेट में, तो 50 सप्लाई लूँगा। का डिमांड सप्लाई का गेम है, तो वो हमने ट्वीक्स किए। उसके बाद हमने देखा कि जो बहुत प्रॉब्लमेटिक एरियाज थे, करीब 108 ऐसी सिटीज़ हैं इंडिया में जो बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं विथ रिगार्ड्स, एंड दैट प्रॉब्लम इज़ ड्यू टू द हाई डिमांड और इनवेरिएबल डिमांड, मतलब कोई उसकी फोरकास्टिंग डिमांड कभी मैंने देखा कि वो 108 ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे फोरकास्टिंग से वो ऊपर नीचे ही चल रहा होता है, या तो बहुत जाता है या तो बहुत कम आ रहा होता है, जनरली ज़्यादा ही आ रहा होता है, और वहाँ स्कैरसिटी ऑफ पीपल है। उसमें हैदराबाद एक सिटी है, बैंगलोर एक सिटी है, और ये हाई पेड, मतलब यहाँ हर आदमी तो यहाँ बीटेक है, तो आप बीटेक से ही आपको डिलीवरी करवानी है, तो जब तक आप वो ल्यूक्रेटिव नहीं करोगे या आप फ्लेक्सी आवर्स नहीं करोगे वो डिलीवरी नहीं होने वाली। तो दैट इज़ हाउ द फ्लेक्सिबिलिटी केम इन विथ रिगार्ड्स टू क्रिएटिंग स्लॉट्स, स्मॉलर स्लॉट्स, बिगर स्लॉट्स, हर तरह के स्लॉट्स क्रिएट कर दिए कि आपको क्या चाहिए आप वो ले लो। तो गिग में आई कुड सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म। देख, तो कैटेगरी प्लेटफॉर्म्स है, फूड कैटेगरी है या और डिफरेंट कैटेगरी, या अर्बन कंपनी है जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन का, हाँ पोर्टर है फॉर एग्जांपल, लॉजिस्टिक का पोर्टर है, हाँ, या कैब में उबर है, ओला है, डिफरेंट कैटेगरी है जो एक सर्विस दे रहे हैं और प्लेटफॉर्म क्राउड सोर्सिंग का गेम है। ये शेयर इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जैसे अर्बन क्लब की आपने बात किया, जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट वर्कर्स को, प्रोफेशनल वर्कर बोल सकते हैं आज की डेट में, स्किल्ड वर्कर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस भी दे रहा है। तो जो आईसोर्स का प्लेटफॉर्म है, गिग प्लेटफॉर्म, हाउ डू यू डिफरेंशिएट, किस कैटेगरी को आप एड्रेस कर रहे हो इस गिग प्लेटफॉर्म पे? तो मैं ऐसे बताऊंगा इसको कि आईसोर्स इज द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, अर्बन कंपनी इज एन ऑपरेशंस कंपनी, राइट, सो दे अर्न ऑन ट्रांजैक्शंस। हमारे लिए अगर आपको कल एक अर्बन कंपनी बनानी है, इफ़ यू वांट टू लॉन्च एन अर्बन कंपनी टुमारो और इक्वल टू अर्बन कंपनी, आवर टेक्नोलॉजी इज रेडी टू रोल आउट दैट कंपनी। ऑल्सो एक हमने जो इनोवेट किया है अपने इसमें, वो हमने इकोसिस्टम में क्या किया कि सप्लाई साइड विच इज द हायरिंग जो है, मैं वह क्वेश्चन पूछ रहा था, सप्लाई का चैलेंज एक बड़ा चैलेंज है। ओके, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो सप्लाई का क्या है, वो चैलेंज इसलिए क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है। तो सपोज एक कंपनी ने अपने टैलेंट एक्विजिशन टीम को एक टास्क दिया लिस्ट वाइज कि आपको इतने इतने लोग इन सिटीज़ में हायर करने हैं, वो कैसे डाउन द लाइन फ्लो हो रहा है, किनको वो फर्दर टास्क असाइन हुआ, कौन रिक्रूटर्स उस पर लगे हैं, रिक्रूटर्स आपके पेरोल पे हैं या आपने मैन पावर कंसल्टेंसी कंपनीज को हायर किया है, उन्होंने कौन से रिक्रूटर्स आगे लगाए, वो विजिबिलिटी कुछ है नहीं। और जब तक एम्प्लॉय कोड नहीं क्रिएट हो जाता, आप अंधेरे में रहते हो कि मेरा एम्प्लॉय आएगा कि नहीं आएगा, उसे पता नहीं होता है। तो ये जो इकोसिस्टम हमने बनाया है, इसके अंदर वो भी ट्रैकिंग है। तो मतलब 3 लेवल्स ऑफ रिक्रूटर्स भी आप ट्रैक कर सकते हो, प्लस आप रेफरेंस कोड्स क्रिएट कर सकते हो,
रिक्रूटर को हायर कर सकता है या वर्कर को हायर कर सकता है, रेफरल पे आप इंसेंटिव दे सकते हो लोगों को, तो यू कैन जनरेट योर रेफरल कोड एंड जैसे मैं एक वर्कर हूँ, मैंने एक रेफरल कोड अपना जनरेट किया और रेफरल कोड जनरेट करके अपने व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे उसको दिया और उस रेफरल कोड के थ्रू जितने भी लोग आए तो उनके पे आउट से मुझे पे आउट मिला। तो एक MLM भी एक आ गया उसमें बीच में काम करना, तो जो मैं काम कर रहा हूँ वो तो मुझे उसका पैसा मिल रहा है, प्लस मैंने जिन लोगों को हायर किया या हायर करवाया है, रेफर किया है, वो जो काम कर रहे हैं मुझे उनके पे आउट में से भी कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा मिल रहा है। तो अल्टीमेटली मैं So basically, it is a complete integrated product which is catering the supply of the giggers, and then supply can further increased based on the demand. So supply is available, and the supply related जितना भी उसका compliances है और KYC है, of course that must be there. वो है, KYC पूरा है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है, Operation notification देना, slot book करना, right? So एंड this is पे what- आउट्स। हाँ, obviously pay. पे आउट भी हमने ऑटोमेशन किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रीवियंस होता है कि उन्होंने डिलीवरी करके चले गए और अगर हमने उनका टाइम पे पैसा नहीं दिया तो फिर वो दोबारा आपके पास काम करने कभी नहीं आएगा। How are you addressing their security issues, social security issues? We have also, so in our product now we have inbuilt and we have tied up with Acco, which is a leading insurance company, service provider, aggregator rather, and every day when they start their work, उनका इंश्योरेंस एक्टिवेट हो जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर, Full for the day. हाँ, ऑन दैट डे। तो अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे किसी आदमी ने कोई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया है, जो स्लॉट मैंने क्रिएट किया है, जो उसको मैं अपॉर्चुनिटी बोलता हूँ, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया है और जैसे ही वो उस दिन वो शुरू करेगा, जियो फेंस में आएगा उस दिन, उसका वो एक्टिवेट हो जाएगा इंश्योरेंस। सो एटलीस्ट पीपल हु आर नाउ ऑन रोड and who are prone to all these accidents and high speed traffic, एटलीस्ट हमने इतना तो कोशिश करी है कि उनको हम इंश्योर कर। हालांकि ये बहुत कम है और इसमें बहुत कुछ होना बाकी है, बिकॉज जैसे गिग इकोनॉमी ने सेफगार्ड किया है कंपनीज़ को, ई कॉमर्स कंपनीज़ को, लॉजिस्टिक कंपनीज़ को, एंड एक हद तक फाइनेंशियली सेफगार्ड किया है गिग वर्कर को, लेकिन उसकी जो सिक्योरिटी है वो उस पर शायद अभी हम उतना ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन वी आर कंटिन्यूसली थिंकिंग टुवर्ड्स इट कि कैसे, एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि हम उसका इंश्योरेंस एक्टिवेट कर दें उस दिन के लिए। तो जितने दिन वो हमारे गिग पे काम करता रहेगा उतने दिन के लिए वो इंश्योर्ड है। तो So in fact, I must appreciate this particular initiative. This is a different, unique platform, which is not only helping the giggers, it is also helping the small time or aspiring big entrepreneurs to start the operations based on the gig requirement. you have rightly identified. So any company who wants to variabilize their cost today can come to our platform, and with a plugin they can shift to a gig economy. That's the offering we have in that product, with the plugins of artificial intelligence, machine learning, and also one more offering we have, which is we can manage their HRMS also through this. So if they want the pair, Of course, this could be if there certain people could be a captive, certain could be that can also be. basis, the entire compliances can be managed through this. Fantastic. So let's talk little more about this gig को लेके बहुत सारा पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड चैलेंज रहते हैं, दोनों तरीके के थिंकिंग है इंडिया में। वन वे द गिग इज़ इकोनॉमी में बहुत बड़ा हेल्प कर रहा है, लास्ट माइल डिलीवरी में हेल्प कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प कर रहा है, एंड ऑफ द डे एम्प्लॉयमेंट ग्रो हो रहा है। बट सेम टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, सोशल सिक्योरिटी को चैलेंजेस रहते हैं। आपने एक मूवी अगर देखा हो, मैं रेफ़र करूँगा, ज़रा देखिएगा, जिगेटो मूवी है कपिल शर्मा का, राइट? तो वहाँ पे उसकी अपनी लाइफ से रिलेटेड एक गिगर को कितने तरीके के चैलेंजेस आते हैं कि मे बी वो बीमार हो गया या उसको कुछ रिक्वायरमेंट है एक छुट्टी के दिन, तो उस दिन उसकी इनकम नहीं हो पाती है, और गवर्नमेंट भी उसके पीछे बहुत सारा कंसर्न रेज कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उनको सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स में लेके आएँ। तो थोड़ा सा आपका क्या व्यू है, व्हाट इज़ योर रिकमेंडेशन, व्हाट यू थिंक कि हम दोनों को कैसे बैलेंसिंग कर लें? देखिए, एक तो गिग इकोनॉमी में जो लोग काम कर, करीब 10 करोड़ लोग अभी गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, जो कि 2030 तक ये अबाउट 25 odd crores population will be working in gig, and gig doesn't mean a blue collar gig only, it now white collar gigs are also, हाँ sorry 2.5 crores। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लू कॉलर्ड गिग है, ये वाइट कॉलर्ड भी गिग है। सो फॉर एग्जांपल अ म्यूजिशियन कैन आल्सो बी अ गिग वर्कर, राइट? सो एक तो
इनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड या एज आई टोल्ड यू कि हमने इंश्योरेंस किया है, लेकिन साथ में आप ये देखिए कि जो गिग वर्कर है वो एवरेज सैलरी ब्लू कॉलर गिग, जिसको कि एक पर्टिकुलर स्टेट में जो वहाँ का मिनिमम वेजेस है उससे अगर कंपेयर करें तो आई थिंक 2.5 टाइम्स उसका इनकम है। इनकम पर्सपेक्टिव में डिमांड भी रहती है, कंटिन्यूसली काम भी उनके पास रहता है। इनफैक्ट अभी एक लेटेस्ट सोशल मीडिया पे फ्लो कर रहा है, वन गिगर हैज अपलोडेड हिज स्टेटस दैट आई अर्नड 80,000 रुपीज एंड देयर हैज बीन लॉट ऑफ डिस्कशन अराउंड इट। बट अगर आप देखेंगे तो एक गिगर 25 से 30,000 रुपए लास्ट माइल में और फूड में कमाते हैं, राइट। बट एट द सेम टाइम डिस्कशन है कि वही गवर्नमेंट की तरफ से हमारी क्या हाँ, मैं आ रहा हूँ उस पर। सो अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में दो सिक्योरिटी उनके पास हो गई है। पहली है कि जो उनका व्हीकल है, क्योंकि दैट इज़ देयर ब्रेड अर्निंग थिंग, तो वो उसका जो इफ़ दे हैव टेकन इट ऑन हायर परचेज एंड ऑल, तो दे अर्न सो मच दैट इवन इफ दे आर नॉट एबल टू वर्क फॉर 2-3-4 days, उनका जो EMI जा रही है उसमें डेंट नहीं आता है, वो कंटिन्यूड रहती है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि यू आर राइट, एज यू हैव राइटली आइडेंटिफाइड दैट देयर इज़ नो हॉलीडे फॉर देम। तो जिस दिन वो काम करेंगे उसी दिन उनको पैसा मिलेगा। और देयर इज़ नो सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट और एनीबडी एल्स विच कैन एक्चुअली केटर टू दैट पर्टिकुलर इशू वेयर इन अगर वो नहीं आता है तो कुछ छुट्टियाँ हों या वो तो है नहीं अभी। ओनली थिंग इज इंश्योरेंस, यू कैन इंश्योर देयर लाइफ। एटलीस्ट प्रोविडेंट फंड में हम कवर कर सकते हैं। हाँ, एक छोटा प्रोविडेंट फंड का हम कि रिटायरमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जो ये रोज़ कमाने वाला आदमी है, इनको प्रोविडेंट फंड का, बिकॉज प्रोविडेंट फंड में अगर कंट्रीब्यूट करेंगे, और आई थिंक दैट्स अ गुड सजेशन, पीपल शुड डू दैट एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर रेडी टू डू इट ऑल्सो, ये एक पर्टिकुलर हिस्सा, लेकिन उनका भी कंट्रीब्यूशन आता है फिर। तो वो जो डिडक्शन है ना, समहाउ दे आर नॉट एबल टू अलाइन देमसेल्व्स टू दैट डिडक्शन विच कुछ चीज़ें हैं इसमें बेसिकली थोड़ा सा गवर्नमेंट साइड से बहुत सारे SOPs प्रोसेस आने वाले हैं, डिस्कशन भी चल रहा है। नीति आयोग की एक अपनी रिपोर्ट है इसके बारे में, और गवर्नमेंट कुछ, आई हैव हर्ड दैट समवेयर आई रेड इट कि गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर अ वन सेशन टू डिस्कस ऑन दोज इशूज एंड दिस बिकम अ वेरी वेरी attention area for government, attention area for the society, attention area for the industry as such. तो और जो आपका प्लेटफॉर्म है, और सच काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म आल्सो कंट्रीब्यूट बिग रोल कि भी जिस दिन अगर आपने काम कर रहा है उस दिन का इंश्योरेंस दे दिया, जिस दिन वो काम कर रहा है उस दिन का PF भी दे सकते हो। हाँ, यू आर राइट, बिल्कुल। एंड जो आपने फ्लेक्स का बात किया, वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द Amazon, वी कैन टॉक अबाउट हियर, इज द पॉजिटिव थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दे इवन a 1 day, even Million Minds provide the person for a 1 day, we ensure their 100% compliance, we provide them a provident fund, their ESIC contribution, राइट। अब वो कितना यूजफुल हो सकता है उनकी पेंशन स्कीम में, वो सारे इश्यू, वो सब देखने की चीजें हैं, हाँ, डिबेट और की मे भी issues उसमें हैं, हाँ गवर्नमेंट के भी कुछ इनिशिएशन और चाहिए, और वो डेफिनेटली एक अच्छा सोल्यूशन बन सकता है। आई एम श्योर वो एक प्रोसेस में भी है। सो दैट इज द वे पॉजिटिव साइड ऑफ द गिग इकोनॉमी। हाउ डू यू सी द GDP में क्या कंट्रीब्यूशन हमारा गिग इकोनॉमी का रहता है? आई थिंक करीब अभी इट इज़ अबाउट अभी 0.75 to 1% का कंट्रीब्यूशन है। नीति आयोग का ही रिपोर्ट है, कितना कंफर्म्ड है मुझे नहीं पता, बट देयर इज अ रिपोर्ट ऑन दिस। एंड अगले 4-5 साल में इट सीम्स कि 1.5 से 2% कंट्रीब्यूशन गिग वर्कर्स का होगा इन दी होल इकोनॉमी। सो बेसिकली हमको वो सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, और वो ये इस इकोनॉमी को या इस सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, और कैसे हम इन लोग को, और एक समटाइम्स दे माइट हैव अ फीलिंग और सोशल स्टिग्मा रहता है कि जहाँ की फिक्स सैलरी है तो शायद उसको अलग तरीके का स्टेटस है, और बहुत सारे मैंने देखा, मुझे लगता नहीं है ऐसा है अब, क्योंकि अल्टीमेटली सोशल स्टेटस जो है वो आप जो लेके आ रहे हैं सैलरी या वॉट एवर रेवेन्यू यू आर ब्रिंगिंग इन, दैट इनहेंसेस और डिक्रीजेज योर सोशल स्टेटस, राइट। सो इफ़ यू कैन actually be more, you can spend more on your family and yourself by delivering food, so be it. So एब्सोल्युटली। सो मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, हमने भी काम करा है जोमेटो के लिए और उसके लिए, तो बहुत सारे प्रोफेशनल लोग पार्ट टाइम में, हाई प्रोफेशनल लोग, टू अर्न देयर लाइवलीहुड और इंक्रीज देयर पार्ट टाइम इनकम, फिक्स इनकम को और इन्हांस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडिशनल इनकम को इन्हांस करने के पर्सपेक्टिव में, सो दे डू दिस, और अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा छुपा लेते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और इंडिया में आइडेंटिटी छुपाते हैं, बाहर नहीं छुपाते हैं।
मैं वही बोलने वाला था। स्पेशली ऊबर का मैं एग्जांपल दूंगा। ऊबर ब्लैक्स जितनी भी हैं बाहर जो चल रही होती हैं यूरोप में या यूएस में, ये सब कुछ वकील होते हैं, कोई लॉयर है, तो प्रोफेशनल दे कम विद वेरी लग्जरी कार जो इंडिया में 30-40 लाख रुपए बिल्कुल बिल्कुल मक में आएंगे आपको पिक करके। हाँ, ऊबर ब्लैक में डिलीवरी भी करते हैं, आपको पिकअप भी करने आ जाते हैं। Correct. दे विल ओपन द डोर फॉर यू, फूड डिलीवरी करते बिकॉज वो उस समय वो ड्राइवर की उसमें होते हैं रोल में, क्योंकि उनके लिए कोई काम छोटा और कोई काम बड़ा नहीं होता, इसलिए आइडेंटिटी छुपाने का कोई मतलब नहीं। तो आई थिंक वो स्टिग्मा भी धीरे धीरे टूट धीरे ऊपर होगा. So we have to take those initiative. We should celebrate this rather looking from from a different perspective, right? So that's a good discussion we had on the gig economy. So लॉजिस्टिक शक्ति के बारे में हम आपको बात कर रहे हैं सर. लॉजिस्टिक शक्ति का जो इनिशिएटिव है बेसिकली टू कोलैबोरेट such kind of a professionals, such kind of a organizations who are working for a contributing towards the logistics innovation or building the transformation into the logistics industry. तो हमने अभी लास्ट हमारा प्रोग्राम था और अभी हमारा दुबई में हम लोग इसका SCM ग्लोबल एडिशन लॉन्च कर रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में. तो उसके लिए भी हम लोग आपको अपना इनविटेशन एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट? सो हाउ वी कैन मेक दिस logistics in a more collaborative for a further innovation in India, so that globally, India's logistics industry also become one of the prominent, and proudly we can talk about it, and the entire transformation in terms of the, in any case, technology we are one of the best. So how in the logistics industry also we can be the one of the best in the global. तो एक तो I would like to appreciate the effort which Logistics Shakti has put in to gather us all together. तो I have attended one of your seminars, and उसमें जितने इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स हैं वो सब एक ही हॉल में they are available. You can meet, you can interact. Very good sessions, enlightening sessions to what is happening in technology, what is happening in which company is doing what innovation is happening. तो वो मैंने अटेंड किया एक, एंड आई कुड मीट पीपल फ्रॉम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, द कोरियर इंडस्ट्री, द B2B इंडस्ट्रीज, एंड शेयर द नॉलेज. सो दैट्स अ गुड इनिशिएटिव, वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल, टू द इंटरनेशनल लेवल. आई थिंक प्लेसिंग इंडिया ऑन द ग्लोबल मैप विथ रिगार्ड्स टू लॉजिस्टिक, एज यू हैव राइटली आइडेंटिफाइड कि हम टेक्नोलॉजी में तो हम जाने ही जाते हैं, हम लॉजिस्टिक्स में भी बहुत जल्दी ही विल बी अ बिग नेम, India as a country. And if we do it, in any case we are one of them just trying to contribute our share to it. So as it is, the cost of our GDP versus the logistic cost versus GDP, it higher than the other developed country or maybe the vis-a-vis China. So that is a direct contribution of a logistics industry, which with different stakeholders हम कितना इस cost को और efficient कर सकते हैं, right? Because वो GDP में हम direct contribute करने वाले हैं. That is the industry's contribution towards the economy of the country. So where their logistics Shakti is also trying to contribute. Right. So yeah, you're right. So and since you are planning it globally now, it will be for a global event. I think interacting and collaborating with companies who are already have established best practices, and especially as you have said Chinese, so they have a complete different ball game with regards to their approach is completely different towards logistics. So वो तो पूरा नर्चर करते हैं एक आदमी को जो उनके यहाँ काम करता है, और इंश्योर करते हैं कि उसकी हर एक डिमांड, हर एक चीज़ें पूरी हों. दे इवन बिल्ड रेसिडेंस फॉर देम इनसाइड देयर प्रीमाइसेस, जैसे वेयर हाउसिंग में और इसमें हब ऑपरेशंस में जो लोग काम करते हैं, तो जहाँ पे उनका हब और वेयर हाउस ऑपरेशन होता है वहाँ पे उनकी एक 10-15 स्टोरी एक बिल्डिंग होती है जिसमें एक बेसिक हाउसिंग, 1 रूम किचन टाइप की हाउसिंग, उनकी पूरी फैमिली को लेके आ जाते हैं. ऐसा नहीं, क्योंकि वो इंश्योर करते हैं कि फिर आदमी आपके यहाँ काम कर रहा है तो 100% दे रहा है अपना टाइम, और फिर उसकी फैमिली भी वहीं है, स्कूल भी पास में है, वो स्कूल भी इस्टेब्लिश कर देते हैं, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, वो पूरी इकोसिस्टम को बिल्ड करते हैं. सो एफिशिएंसी फिर कॉस्ट कम हो जाएगा, एफिशिएंसी बिल्ड हो जाएगा. So maybe we may have to do somehow the Chinese model is working the lowest cost of the logistics. नहीं, वो माइग्रेटिव तो आप लोग कर ही रहे हैं ना, माइग्रेंट सप्लाई चेन तो कर ही रहे हैं. वो एक मतलब आप समझिए वो स्टार्ट ऑफ दिस है. ये we do it like migrant supply chain followed by LFT model, lodging, fooding, transportation. तो वो पूरा हम इंटीग्रेट करते हैं. So it is a work. वो सेम चीज़ ही है, बट थोड़ा अभी छोटे स्केल पे इसलिए लोगों को दिख नहीं रहा है शायद. बट ये माइग्रेंट सप्लाई चेन जो है
यही इज नाउ एंड ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द इट हैज़ टू बी ना, बिकॉज आपकी जो जहाँ जिन पर्टिकुलर पॉकेट्स में कंट्री में जहाँ इकोनॉमी वीक है, जहाँ लोगों को इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और होंगी भी नहीं, फॉर एग्जांपल मे बी इन फ्यूचर में, आप उनको लेकर के आ रहे हैं जहाँ पे मतलब वर्कर को आप अपॉर्चुनिटी के पास ले आए, वेट नहीं कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी वर्कर के पास जाए. दैट्स अ बिग स्टेप विच यू गाइज हैव टेकन एक्चुअली. So very nice, sir. It was a really great discussion we had on our gig. But subject अपने आप में इतना बड़ा है, right? So it may not be covered into a one episode. So we might be, looking for more episodes to come based on the, demands come from the audiences and the, right? So gig अपने आप में एक बड़ा सनराइजिंग सेक्टर है. इसके बारे में हम और बात करेंगे. एंड सर्टनली आपके जो इनोवेशंस हैं और फ्यूचर में आप डेफिनेटली हमारे साथ शेयर करेंगे और हम अपने ऑडियंस के साथ में शेयर करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. Thank you so much for calling me and having me on the show. सी यू. थैंक यू वेरी मच. Thanks. So thank you audience. So for such kind of keep motivating us, keep appreciating us, and keep sending your demands to what kind of further discussion or the learning you are looking for, and to reach out this our podcast and this initiative to maximum people. Please keep subscribing and sharing with others.